हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कॉम्पिटिशन यूजीसी नेट की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। आप जानते हैं कि एचपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, हरियाणा का जो प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो उसके लिए भी सेम सिलेबस है जो कि यूजीसी नेट का है। तो यहाँ पर हमारा हिंदी उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, हमारा जो यूनिट 6 है वो चल रही है कंटिन्यू। और इसके अलावा जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी कंटिन्यू चल रहा है। उसमें कुछ क्लासेस मैंने डाल दी हैं, उसके बाद और भी क्लासेस उसमें मिलती रहेंगी। पेपर तक सारा हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि एक दिन में मैं 3 क्लास कंटिन्यू कर पाऊँ, लेकिन हाँ 2 क्लास कंटिन्यू है। बाकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके बीच बीच में क्लास में डालती रहूँगी, तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डालूँगी जो कि पूछी जानी है। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है हिंदी साहित्य, तो उन सब के पास प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे, मतलब थोड़ी सी अपनी भी, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो आप भी कुछ करें, तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ही पूरा डाटा आ जाता है जो वीडियो बनाता है, ठीक है। यूट्यूब सब कुछ बता देता है कि कितने बच्चे हैं जो सब्सक्राइब किए हैं, जिन्होंने नहीं किया है सब कुछ आ जाता है, नाम भी आ जाता है। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। वैसे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे कि आप करें भी तो भी मर्जी है, नहीं भी करें तो भी मर्जी है। चलो देख लेना, बाकी हम चलते हैं। अपनी पढ़ाई ज़रूर करते रहना, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1946 ईस्वी में प्रकाशित जो बाण भट्ट की आत्मकथा नाम का जो उपन्यास है, ये आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास लिखा गया था बाण भट्ट की आत्मकथा के नाम से। और किसके द्वारा लिखा गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया था। 1946 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तो उससे 1 साल पहले बाण भट्ट की आत्मकथा आई थी, ऐसा कुछ याद रख लेना, ठीक है। इस उपन्यास की जो कथा है वो 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है, इसीलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा दी जाती है, याद रख लेना, जो कि आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, ठीक है। ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। उपन्यास की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ऑस्ट्रिया एक देश है। ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन, ये अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रख लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री, वो व्योमकेश जो शास्त्री है वो किसका उपनाम है? तो ये हजारी जी का छद्म नाम के नाम से इसे जाना जाता है। ये उपन्यास लिखा है, ठीक है। मिस कैथरीन से प्राप्त जो पांडुलिपि हुई थी उसको आधार बना करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये उपन्यास लिखा है, ऐसा पता चला था। लेकिन अंत में ये पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी। यह केवल इतिहास और कल्पना की बुनावट से लिखा गया उपन्यास है, ठीक है। तो मिस कैथरीन नाम की कोई महिला नहीं है और ना ही उन्हें कोई पांडुलिपि प्राप्त हुई थी, ऐसा बाद में पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन उपन्यास के अंत शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे मिस कैथरीन को प्राप्त हुई थी, मिस कैथरीन से प्राप्त जो पांडुलिपि थी उसको आधार बना करके ये उपन्यास लिखा गया था। लेकिन बाद में साफ हो जाता है कि इतिहास और कल्पना की बनावट से लिखा गया उपन्यास है। इसमें थोड़ा बहुत काल्पनिक भी है और कुछ ऐतिहासिक है। यह 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। जो भाग होते हैं, जो पार्ट होते हैं, उनको इसमें उच्छ्वास बोला गया है, ये ध्यान रख लेना। ये भी पूछे जाते हैं, किसी में प्रकरण बोला जाता है, जैसे पृथ्वीराज रासो में समय बोला गया है, ठीक है। और बाण भट्ट की आत्मकथा में उच्छ्वास बोला गया है। और जैसे हमने पढ़ा था, अभी कौन सा पढ़ा था, जो हमने पहले एक उपन्यास पढ़ा था उसमें प्रकरण बोला गया है, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, 1 सेकंड। हाँ, एक उपन्यास है 41 प्रकरणों में, उसे किसी में प्रकरण मतलब याद रख लेना इनको, ठीक है। नारी चेतना का भी इसमें आख्यान है। उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानता है।
जो ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानता है। रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक मात्राओं के आधार बनाकर 5 भागों में इसको बांटा है। ठीक है, जो रमेश कुंतल मेघ हैं उन्होंने भौगोलिक मात्राओं के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा है। तो ये 5 चरणों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत कुछ उपन्यास के बारे में पता चल जाएगा। पहला जो चरण है इसमें स्थानीय स्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। ठीक है, इसमें एक पात्र है निपुणिका और बाणभट्ट है, उन दोनों की भेंट होती है स्थानीय स्वर में। और वहाँ पर निपुणिका बाणभट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंदनी है। ठीक है, छोटे राजकुल में जो भट्टिनी है, तीसरा किरदार है भट्टिनी, वो बंदी बनाई हुई है, वहाँ से उसे किसी तरह निकालना होगा। इसके बाद वहाँ जो बाण है बाणभट्ट, इसके बाद बाणभट्ट क्या होता है, स्त्री वेश में जाता है और उसे छुड़ाकर ले आता है। ठीक है, ये पहला चरण होता है। दूसरा जो चरण है उसके बाद जो बाणभट्ट है वो भट्टिनी और निपुणिका को गंगा मार्ग से नौका के द्वारा मगध ले जाता है। कहाँ पर ले जाता है, मगध ले जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखा करो जब थ्योरी पढ़ाते हैं, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका को कहाँ पर ले जाता है, मगध लेके जाता है गंगा मार्ग से। चुनार के किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकुओं का हमला हो जाता है। ठीक है, चुनार के किले के पास कहाँ पर होता है, चुनार के किले के पास उसकी जो नौका है उस पर डाकुओं का हमला होता है। बाणभट्ट वहाँ से दोनों को बचाकर निकल जाता है, उस हमले से वो बच जाता है और उन दोनों लड़कियों को भी बचा लेता है। और बाद में वो लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पहुंचा देता है। उन दोनों लड़कियों को कहाँ पहुंचा देता है, लोरिक देव नामक जो सामंत है उसके घर पर पहुंचा देता है। तीसरा चरण है, तीसरे चरण में क्या होता है, वो उन दोनों को वहीं छोड़ देता है लोरिक देव के यहाँ पर, और हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रज्ञा के बल पर, प्रज्ञा बोलते हैं बुद्धि को, अपनी बुद्धि के बल पर वहाँ पर राजकवि नियुक्त हो जाता है। कहाँ पर, आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो इतिहास में हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन के जो राज दरबार था, मतलब उसके दरबार में राजकवि नियुक्त किया गया था, किसको, बाणभट्ट को। ठीक है, और बाद में बाण द्वारा भट्टिनी को स्थानीय स्वर आमंत्रित करना एवं भट्टिनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना पाया जाता है। बाद में बाणभट्ट के द्वारा भट्टिनी को स्थानीय स्वर आमंत्रित किया जाता है और भट्टिनी का बाद में क्या होता है, भट्टिनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना इसमें पाया जाता है, वो बाद में रानी बन जाती है। चौथा जो चरण है, चौथे चरण में क्या होता है, यह चरण भट्टिनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। वह आमंत्रित की रक्षिता शक्ति है। जो चौथा चरण है उसमें ये बताता है कि वह आमंत्रित की रक्षिता शक्ति है, उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। ठीक है, भट्टिनी के महत्व को प्रतिपादित करता है जो चौथा चरण है। पांचवें चरण में क्या होता है, पांचवा जो चरण है, हर्ष के दरबार में बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका का आना। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका तीनों आते हैं। वहाँ पर रत्नावली नाटिका का मंचन होता है। इसी नाटक के अंत में मंच पर ही निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये रत्नावली नाटिका का मंचन होता है और अंत में प्राणों का अंत भी हो जाता है निपुणिका का। अंत में जो बाणभट्ट है वो उद्देश्य प्राप्त हेतु भट्टिनी को तुवर मिलिंद के यहाँ पहुँचाने जाता है। तुवर मिलिंद की ही बेटी है वो भट्टिनी। ठीक है, तो उसके यहाँ पर उसे पहुँचाने चला जाता है। इसके मुख्य पात्रों के देखें, यहाँ पर मुख्य पात्रों में सिर्फ मुख्य पात्र ही नहीं है, वो उनसे संबंधित जो तथ्य हैं वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। और इसी प्रकार मैंने जो इससे पहले के जो 4-5 उपन्यास है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप नए हैं, नहीं जानते हैं, तो बता देती हूँ कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छे से। यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। और यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है या एमपी सेट का भी एक ही सिलेबस है दोनों का, तो वहाँ पर मैंने कंप्लीट उसकी थ्योरी और क्लासेज हमारी चल रही हैं, कंटिन्यू है वो, तो प्लीज़ आप उनको भी वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाणभट्ट इसका सबसे मुख्य पात्र है। हर्षवर्धन का ये राज पंडित है, नियतिवादी है। ये जो बाणभट्ट है वो भाग्यवादी है, नियतिवादी है, यानी कि भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करता है बाणभट्ट। इसका जो वास्तविक नाम था वो दक्ष भट्ट था। ये इस बाणभट्ट की जो आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसको बताया गया है कि वो उसका जो वास्तविक नाम है वो दक्ष भट्ट था।
निपुणिका कौन है? निम्न श्रेणी की विधवा है ये। निपुणिका कौन है? निम्न श्रेणी की विधवा है। यह बाणभट्ट की नाटक मंडली की पात्र थी। ठीक है, बाणभट्ट की जो नाटक मंडली है उसकी पात्र थी निपुणिका। बाद में पान की दुकान चलाती है। पान की दुकान कौन चलाती है? निपुणिका ही चलाती है। भट्टिनी कौन है? एक राजकन्या है, तुवर मिलिंद की ही पुत्री है। बाद में बाणभट्ट तुवर मिलिंद के पास ही इसे पहुंचाने जाता है। ठीक है, और इसका अपहरण हो जाता है और उसको छुड़वाना ही नाटक के केंद्र का विषय है। इसमें जो मुख्य विषय है वो यही है कि भट्टिनी को इसमें मतलब उसका अपहरण हो जाता है और फिर उसे छुड़ाया जाता है। जो अन्य पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, राजश्री, तुवर मिलिंद और कीर्ति वज्र। ठीक है, कीर्ति वज्र। तो ये सारे इसके अन्य पात्र भी हैं जो गौण पात्रों में आते हैं, इनको भी याद रख लेना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है इसको ही आपको याद रख लेना है। 1907 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1979 में हुई थी। ठीक है, 79 1979 को बोलते हैं, याद रख लेना नहीं पता हो तो 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो अन्य उपन्यास हैं वो है चारू चंद्रलेख 1963 ईस्वी, पुनर्विवाह 1973 ईस्वी और अनाम दास का पोथा ये 1976 में लिखा गया था। ठीक है, इनके जो 3 अन्य और उपन्यास हैं वो है चारू चंद्रलेख, पुनर्विवाह और अनाम दास का पोथा, इनको भी याद रख लेना। आगे चलते हैं। नामवर सिंह। नामवर सिंह क्या कहते हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं। उनका ये मानना है कि नामवर सिंह का ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा ग्रंथ है ये एक प्रेम ग्रंथ है और इसमें वो प्रेम पुमर्थो महान के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। ठीक है, ये PYQ ये पूछा गया है, अभी 2023 में ही पूछा गया था इसको। ठीक है, तो याद रख लेना, प्रेमा पुमर्थो महान के सिद्धांत का सहारा कौन लेते हैं? नामवर सिंह। किसको? प्रेम ग्रंथ सिद्ध करने के लिए बाणभट्ट की आत्मकथा को। कुछ उद्धरण है यहाँ पर, उनको देख लेते हैं। प्रमुख जो वाक्य हैं, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है? भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत ही कहाँ होती है? तो ये बात किसने कही थी? यहाँ पर आ जाएगा आगे। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवीय शक्ति होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं। तो ये बात भी किसने कही थी? बाणभट्ट के द्वारा कही गई थी और ऊपर वाला जो कथन है वो भी बाणभट्ट ने ही कहा था। ठीक है, बाणभट्ट के कुछ कथन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, इनको याद रखना। लज्जा तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। ठीक है, लज्जा तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। तरुणी तो आप जानते ही होंगे, किशोरियों को बोलते हैं, लड़कियों को बोलते हैं। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, बुद्धिमान की नीति मौन होती है। ठीक है, अलग अलग वाक्य है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र समझता हूँ। ये सारे PYQ में पूछे गए हैं सारे। ठीक है, इनको याद रख लेना। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका 10 मांस भी नहीं बता सकते। ठीक है, स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका 10 मांस भी नहीं बता सकते। ये बाणभट्ट के कथन है सारे के सारे, याद रखना। स्त्री प्रकृति है, वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है। स्त्री प्रकृति है, वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ये महामाया का कथन है। महामाया इसमें जो पात्र है उसका कथन है ये। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है आर्य, ये सुचरिता बोलती है। कौन बोलती है? इसमें पात्र है सुचरिता। उसने ये कहा है कि मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है। आगे, धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से भी नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय ही माया है। ये किसने कहा है? महामाया ने। ठीक है, मृत्यु का भय माया है, ये महामाया ने ही बताया है। प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। ठीक है, प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। ये किसने कहा है? तो ये निपुणिका का कथन है। ठीक है, और वो एक विधवा है, ये भी याद रख लेना। दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है, चारू स्मिता का कथन है। अपने को निषेध भाव से दे देना ही वशीकरण है, ये निपुणिका है। ये किसने कहा है? निपुणिका ने कहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कथन थे जो हमने देख लिए हैं।
आपको आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अच्छी भी लगेगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, अंदर से खुशी मिले